हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं ब्रह्मानंद सिंह और आज जो लेक्चर सीरीज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज बेनिफिशियल फॉर क्लास 11th स्टूडेंट्स। ये जो लेक्चर सीरीज है दैट इज बेसिकली फॉर क्लास 11 फिजिक्स। आज जो चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज यूनिट्स एंड डायमेंशंस, और एक एनर्जी के साथ, एक नई एनर्जी के साथ चलिए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। तो अपनी पेन कॉपी लेके आ जाइए और फिर हम लोग अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो जैसा कि हम लोग का आज का टॉपिक है, जो हमारा चैप्टर है दैट इज यूनिट्स एंड डायमेंशन। तो बेसिकली इसमें हम लोग को 3 टॉपिक पढ़ने हैं। 2 टॉपिक तो आपके सामने ही दिख रहा है, यूनिट्स एंड डायमेंशंस। तो बेसिकली जो हमारे पास डिफरेंट यूनिट्स हैं जो कि हम लोग यूज करेंगे उसके बारे में जानना है, और फिर उसके बाद जो हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनकी यूनिट्स हम लोग पढ़ रहे हैं उनके डायमेंशंस के बारे में हम लोग को जानना है। तो ये 2 मेन मेजर टॉपिक्स हैं इस यूनिट में। और जो तीसरा टॉपिक है इसमें बेसिकली एरर एनालिसिस। तो एरर एनालिसिस के बारे में भी हम लोग को जानना है। तो आइए हम लोग अपने फर्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। जैसा कि हम जो सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हैं दैट इज फिजिक्स। तो फिजिकल साइंस में ज्यादा बेहतर बोलूं तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि व्हाट इज फिजिकल साइंस। तो अगर मैं बात कर रहा हूं फिजिकल साइंस या फिजिक्स की, तो इट इज स्टडी ऑफ physically occurring natural phenomena. It is the study of physically occurring natural phenomena. फिजिकली अकरिंग का मतलब यहाँ पे देखिए, बेसिकली ब्रॉड क्लासिफिकेशन जब मैं साइंस का करता हूँ तो आई कैन डिवाइड इट इन 3 ब्रॉड कैटेगरीज। जो पहला है दैट इज फिजिक्स या फिर फिजिकल साइंस, दूसरा जो है हमारे पास केमिकल साइंस, और तीसरा जो है दैट इज बायोलॉजिकल साइंस। तो फिजिकल साइंस में बेसिकली हम लोग जो कंसर्न होते हैं वी आर ओनली कंसर्न ऑफ फिजिकल चेंजेस। जैसा कि देखिए हमारे पास वाटर है, इट इज एन लिक्विड स्टेट। व्हेन वी प्रोवाइड हीट टू वाटर इट गेट कन्वर्ट्स इनटू वेपर्स। ये हो गया हमारे पास गैस स्टेट। और अगर मैं रिमूव कर रहा हूं, यहाँ पे एडिशन हो रहा है, एडिशन ऑफ हीट है, और यहाँ पे हीट रिमूवल हो रहा है, तो दिस वाटर इज गोइंग टू कन्वर्टेड इनटू आइस एंड दैट इज सॉलिड स्टेट। तो देखिए यहाँ पे जब हम लोग हीट का रिमूवल कर रहे हैं, यहाँ पे जब हम लोग हीट का एडिशन कर रहे हैं, वाटर इज गेटिंग चेंजेस इनटू वेपर्स, वाटर इज गेटिंग चेंजेस इनटू आइस। बट जो केमिकल कंपोजिशन है वाटर का दैट इज नॉट गोइंग टू चेंज। जो वाटर हमारा यहाँ पे था H2O, वही वाटर वेपर स्टेट में भी हमारे पास H2O है, और आइस स्टेज में भी H2O है। तो बेसिकली the chemical properties or chemical nature of that particular substance or material is not going to change. There is only going to be change in physical state or physical conditions. जब हमारे पास फिजिकल कंडीशन में चेंज हो रहा है कोई फेनोमेना में जो कि नेचुरली अकरिंग है, तो जो उसकी स्टडी कर रहे हैं हम लोग that we are going to study in physics or physical science. उसके बाद मैं
दूसरा एक स्टेटमेंट दे सकता हूँ यहाँ पे, ये तो रहा मेरे पास फर्स्ट डेफिनेशन। लेमैन्स लैंग्वेज में मैं बात करूँ तो मैं बोल सकता हूँ कि इट इज अ कलेक्शन ऑफ laws that governs certain physically occurring natural phenomena। कोई नेचुरली अकरिंग फेनोमिना है, उसको जो लॉज गवर्न कर रहे हैं उनको हम लोग क्लासिफाई किए हैं और जिस सब्जेक्ट में पढ़ रहे हैं दैट इज कॉल्ड एज फिजिक्स। जो तीसरा पॉइंट है, फिजिक्स इज बेसिकली based on experiments and observation। That means कि जो हमारे पास फिजिक्स है that is based on quantitative in nature। जो हमारे पास फिजिक्स सब्जेक्ट है दैट इज क्वांटिटेटिव इन नेचर, मतलब हम उसका मैथमेटिकल एनालिसिस कर सकते हैं। तो दीज थ्री आर बेसिक पॉइंट्स। फिजिक्स बेसिकली हमारे पास जो फिजिकल चेंजेस हो रहे हैं, नेचुरली अकरिंग फिजिकल चेंजेस, उनकी स्टडी को हम लोग फिजिक्स बोल रहे हैं। सेकेंडली, लेमैन्स लैंग्वेज में अगर मैं बात करूं तो कलेक्शन ऑफ लॉज हैं जो कि उन फिजिकली अकरिंग फेनोमेनास को गवर्न कर रहे हैं। और तीसरा, इट इज बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्वेशंस। तो बेसिकली साइंटिस्ट या रिसर्चर्स जो है एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करते हैं, वेरियस एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करके उन्होंने सर्टेन डेटा को ऑब्जर्व किया, कंक्लूड किया, और वो जब हमारे पास जो डेटा कंक्लूजन आए वो मोस्टली सभी कंडीशंस पे सेटिस्फाई हो रहे थे, वैलिड हो रहे थे, देन दोज एक्सपेरिमेंट्स और based on the conclusion based on those experiments get converted into a law or a theory। तो ये प्रोसीजर होता है। तो अगर इसका एक छोटा सा एक हम लोग रिकैप ले लें कि आखिर ये लॉज जो हमारे पास या थ्योरीज जो हमारे पास आ रही हैं वो कैसे आ रही हैं, तो आइए एक हम उसका छोटा सा एक रिव्यू ले लेते हैं। देखिए, बेसिकली होता क्या है कि हमारे पास नेचर में बहुत सारे फेनोमेनास अकर हो रहे हैं। तो हमारे पास बहुत सारे नेचुरल फेनोमेना हैं। ये नेचुरल फेनोमेना जो है हमको एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट देते हैं, एक प्रॉब्लम देते हैं। बेसिकली प्रॉब्लम जो वर्ड जो होगा दैट विल कंसिस्ट ऑफ व्हाट, व्हाई, व्हेन एंड हाउ। जैसा कि देखिए, हमारे पास जब क्लाउड्स होते हैं तो देयर इज गोइंग टू बी लाइटिंग। तो लाइटिंग इज बेसिकली अ नेचुरल फेनोमेना। वहीं पे जो हमारे पास प्रॉब्लम आएगा कि व्हाई लाइटिंग occurs, या फिर हाउ कैन वी प्रोटेक्ट अस फ्रॉम लाइटिंग। ये दो बेसिक, जैसा कि हम दो एग्जांपल दे सकते हैं, दोज आर हाउ एंड व्हाई। तो बेसिकली हमारे पास किसी भी
एक पर्टिकुलर नेचुरल फिनोमेना से रिलेटेड बहुत सारे प्रॉब्लम स्टेटमेंट होते हैं। अब उन प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स के लिए हमारे पास बहुत सारे रीजंस होंगे। उन रीजंस को हम लोग बोलते हैं हाइपोथेसिस। कोई भी हाइपोथेसिस जो है या रीजन है, दैट में बी वैलिड और दैट में बी इनवैलिड। तो जो हम वैलिड स्टेटमेंट होते हैं उनको कैसे फाइंड आउट करेंगे, या हमारे पास जो इनवैलिड है स्टेटमेंट उनको कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो जो हमारे पास हाइपोथेसिस n नंबर ऑफ हाइपोथेसिस या n नंबर ऑफ बेसिकली बोलो रीजंस आए इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए, उनको हम टेस्टिफाई करेंगे। अगर टेस्टिफाई करने के बाद जो हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, टेस्टिफाई करना मतलब वी विल कंडक्ट सर्टेन एक्सपेरिमेंट, और एक्सपेरिमेंट करके हम लोग डेटा कंक्लूड करेंगे, डेटा कलेक्ट करेंगे और उसके बाद डेटा के बेसिस पे हम लोग उसके कंक्लूजन्स निकालेंगे। तो जब हम लोग डेटा कलेक्ट करेंगे और उसके बाद कंक्लूजन्स जब निकालेंगे, तो अगर जो कंक्लूजन आ रहा है हमारे पास, अगर वो ऑल कंडीशंस में वैलिड होगा, ऑल कंडीशंस में फुलफिल होगा, सेटिस्फाई होगा, तो हम उसको एज अ थ्योरी या फिर एज अ लॉ हम लोग कंसिडर करेंगे। अदरवाइज हम लोग उसको नेग्लेक्ट कर देंगे और दूसरा जो हाइपोथेसिस या दूसरा जो रीजन किसी भी रिसर्चर या साइंटिस्ट ने सोचा होगा उसकी तरफ आगे बढ़ जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग हाइपोथेसिस, एक कोई भी पर्टिकुलर हाइपोथेसिस लेंगे, उसमें हम लोग करेंगे टेस्ट, और टेस्ट के बाद डेटा कलेक्शन होगा, और उसके बाद होगा कंक्लूजन्स। डेटा कलेक्शन बेसिकली यहां पे बीच में ऑब्जर्वेशन होगा। तो ऑब्जर्वेशंस हमारे ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट भी हो सकते हैं और आफ्टर द एक्सपेरिमेंट्स भी हो सकते हैं। तो डेटा कलेक्शन और उसके बाद हमारे पास कंक्लूजन्स। अगर कंक्लूजन्स जो हैं वैलिड होंगे फॉर ऑल कंडीशंस, देन this hypothesis will become a law or a theory. वहीं पे अगर invalid होगा, these conclusions found that this hypothesis is invalid, तो हम क्या करेंगे, अगेन हम दूसरी एक हाइपोथेसिस बनाएंगे, उसके लिए हम एक दूसरा रीजन ढूंढेंगे जिसकी वजह से वो नेचुरली अकरिंग फेनोमेना हो रहा है, और उसके लिए हम एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करेंगे, टेस्ट करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, डेटा कलेक्ट करेंगे, फिर कंक्लूजन निकालेंगे, फिर हम लोग देखेंगे कि वो जो हमने हाइपोथेसिस ली थी वो वैलिड है कि इनवैलिड है। तो दिस इज द बेसिक प्रोसीजर फॉर मेकिंग दोज कलेक्शन ऑफ लॉस। तो वो बहुत ही लार्ज पीरियड ऑफ टाइम में कलेक्ट किए गए हैं, जो कि आज हम लोग फिजिक्स के नाम से या फिजिकल साइंस में पढ़ते हैं। तो ये एक बेसिक प्रोसीजर है जिसकी हेल्प से हम थ्योरीज जो है बना रहे हैं, या लॉज, जो फिजिकल लॉज जो है उनको डिफाइन कर रहे हैं। तो इसमें जो एक मेजर हमारे पास वर्क आ गया, दैट इज conducting experiments, or observations, observations and collecting data collection। तो किसी भी पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट में हमारे पास जब हम लोग एक्सपेरिमेंट सेटअप करेंगे तो उसमें ऑब्जर्व करेंगे सर्टेन कंडीशंस को और डेटा कलेक्ट करेंगे। तो किस टाइप का डेटा कलेक्ट करेंगे, जो भी हम यहाँ फिजिकल क्वांटिटी की बात कर रहे हैं, जिसको हम लोग जिसके लिए लॉ हम लोग डिफाइन कर रहे हैं, उसको उसके लिए डेटा कलेक्ट करेंगे। और डेटा कलेक्ट कैसे करेंगे, बाय द हेल्प ऑफ मेजरमेंट।
मेजरमेंट इज द मोस्ट बेसिक प्रोसेस। अगर मैं मेजरमेंट नहीं कर पाऊंगा, इफ आई कैन नॉट मेजर एनी फिजिकल क्वांटिटी, तो मैं उसको कंट्रोल नहीं कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप के मतलब किसी रोड से आप हाईवे से जा रहे हैं, तो उसमें आपने देखा होगा कि स्पीड लिमिट जो लिखी होती है दैट इज 40 किलोमीटर पर आवर। तो अगर मैं कार या मेरे पास जो भी व्हीकल है उसकी वेलोसिटी को या स्पीड को मैं अगर मेजर नहीं कर सकता हूं कि बाय व्हाट स्पीड द आवर कार और व्हीकल इज मूविंग, देन आई कैन नॉट कंट्रोल इट। तो जो स्पीड लिमिट है उसको उससे ज्यादा भी हो सकता है, उससे कम भी हो सकता है। आई कैन नॉट डिफाइन इट। तो इसलिए किसी भी एक्सपेरिमेंट में जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है दैट इज मेजरमेंट। हाउ वी आर गोइंग टू मेजर दैट फिजिकल क्वांटिटी। तो ये जो है हमारे पास एक इंपॉर्टेंट प्रोसीजर है। तो आइए अब जो नेक्स्ट हम लोग को चीज देखनी है, जो हम लोग को इसमें हेडिंग देखनी है, दैट इज मेजरमेंट। तो मेजरमेंट की अगर मैं बात करूं, आपने इन जनरल बीम बैलेंस देखा होगा। व्हेन यू गो टू अ मार्केट एंड यू वांट टू बाई सम शुगर, तो हुआ क्या कि आप जब गए वहां पे तो आपको कुछ चीनी लेनी थी। तो आपने शॉपकीपर से जब बोला तो उसने क्या किया, एक साइड में उसने एक वेट रख दिया, दिस इज 1 kg, और दूसरे साइड वो चीनी डालने लगा। कुछ समय पहले जब थोड़ी स्मॉल अमाउंट ऑफ चीनी रही होगी इसमें, तो हमारे पास कंडीशन कैसी रही होगी, हमारे पास कंडीशन कुछ ऐसी रही होगी कि अनबैलेंस स्टेट है, हमारे पास जो वेट है वो जो है 1 kg वो ज्यादा होगा, और वहीं पे शुगर जो अमाउंट ऑफ शुगर होगा दैट इज स्मॉल। तो हमारे पास जो बैलेंस है वो शुगर का पैन जो होगा वो लाइट होगा, और वहीं पे जो हमारे पास दूसरा पैन होगा दैट विल बी हैवियर। तो अभी होगा क्या कि शॉपकीपर विल कीप ऑन एडिंग द शुगर, धीरे धीरे करके वो ऐड करता रहेगा। एक सर्टेन कंडीशन, दूसरी कंडीशन क्या आ सकती है कि ऐड करते करते उसने इतनी शुगर ऐड कर दी कि जो अब हमारे पास जो शुगर वाला पैन था दैट विल बिकम हैवियर। इसने बहुत सारी शुगर ऐड कर दी, और जो हमारे पास दूसरा पैन था वो लाइटर हो गया। तो होगा क्या कि शॉपकीपर विल टेक आउट सर्टेन अमाउंट ऑफ शुगर। व्हाट ही इज ट्राइंग टू डू, ही इज ट्राइंग टू बैलेंस बोथ द पैन्स। तो वो कह रहा है कि जो हमारे पास 1 kg वेट था उसको जो अमाउंट ऑफ शुगर था पैन में, दिस इज शुगर, तो उसको बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है। ही इज ट्राइंग टू बैलेंस बोथ द पैन्स। तो बेसिक प्रोसीजर यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हम यहीं से मेजरमेंट को समझ सकते हैं। दिस 1 kg इज कॉल्ड एज प्री डिफाइंड स्टैंडर्ड, या फिर इट इज कॉल्ड एज सिस्टम ऑफ यूनिट। प्री डिफाइंड स्टैंडर्ड और सिस्टम ऑफ यूनिट, इसी को हम बोल सकते हैं। और यहां पे हमारे पास एक है फिजिकल क्वांटिटी। ये कुछ भी हो सकता है, शुगर हो सकता है, यू कैन हैव पोटैटोज और एनीथिंग, एनी फिजिकल क्वांटिटी वी वांट टू मेजर। तो अब यहाँ पे हमारे पास एक साइड में है हमारे पास प्री डिफाइंड स्टैंडर्ड और सिस्टम ऑफ यूनिट, वहीं पे हमारे पास दूसरे साइड में है द फिजिकल क्वांटिटी वी वांट टू मेजर। अब इसका जो कंपैरिजन है हम लोग कर रहे हैं प्री डिफाइंड स्टैंडर्ड का विद द फिजिकल क्वांटिटी। जब हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी जो है
that become equals to that of the given physical standard, तो हमारे पास जो रिजल्ट होगा that will be 1 kg of sugar। तो यहां से मेजरमेंट का प्रोसीजर क्लियर हो जाना चाहिए मुझे लगता है। बेसिकली इट इज अ कंपैरिजन ऑफ a predefined standard or system of unit with the physical quantity to be measured and resulting in a numerical value accompanied with the unit of that predefined standard of that for that physical quantity। तो हमारे पास कंपैरिजन हमने किया प्रीडिफाइंड स्टैंडर्ड और फिजिकल क्वांटिटी का, उसकी वजह से मुझे एक न्यूमेरिकल वैल्यू मिल गई कि हमारे पास जो फिजिकल क्वांटिटी है वो कितने टाइम्स है ऑफ दैट पर्टिकुलर फिजिकल स्टैंडर्ड, और हमने उस प्रीडिफाइंड स्टैंडर्ड और उस प्रीडिफाइंड स्टैंडर्ड की यूनिट हमने उसके पीछे लगा दी, और उसके बाद जो हमारे पास हमने बोला कि दैट इज इक्वल्स टू दैट या फिर n number of times of that particular physical standard और system of unit। तो ये बेसिक प्रोसीजर है मेजरमेंट का। तो आइए कुछ इसकी डेफिनेशन हम लोग एक बार नोट कर लेते हैं। जो हमारे पास मेजरमेंट है, मेजरमेंट इट इज बेसिकली कंपैरिजन of the given physical quantity with a predefined standard, resulting in numerical value accompanied with the units of predefined standard or system of units। तो हमारे पास प्री डिफाइंड स्टैंडर्ड बेसिकली प्री डिफाइंड जो हमने से पहले से डिफाइन कर रखा है, यू कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस वर्ड, जो हमने ऑलरेडी डिफाइन कर रखा है स्टैंडर्ड, उसी को हम लोग बोल रहे हैं प्री डिफाइंड स्टैंडर्ड। प्री डिफाइंड स्टैंडर्ड कौन बनाता है? बेसिकली आईएसओ है, इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन, जो कि स्टैंडर्ड्स बनाती है कि आखिर जो हम फिजिकल क्वांटिटी जो मेजर करना चाह रहे हैं उसके स्टैंडर्ड्स कौन कौन से हो सकते हैं, किस किस सिस्टम ऑफ यूनिट्स में उसका मेजरमेंट किया जा सकता है। तो यहां से मुझे लगता है आपको जो हमारे पास मेजरमेंट का प्रोसीजर है वो समझ में आ गया होगा। बेसिकली कंपैरिजन कर रहे हैं हम लोग, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, किसका कर रहे हैं? फिजिकल क्वांटिटी का कर रहे हैं और विद द प्रीडिफाइंड स्टैंडर्ड कर रहे हैं। रिजल्ट क्या मिल रहा है हमको? एक न्यूमेरिकल वैल्यू मिल रही है और यूनिट ऑफ प्रीडिफाइंड स्टैंडर्ड मिल रहा है, जैसा कि हम लोग यहाँ देख सकते हैं। तो हो क्या रहा है मेरे पास कि अगर मेरे पास मान लीजिए कि अभी जो मेरे पास रिजल्ट आया, इफ आई एम टॉकिंग ऑफ रिजल्ट, तो n इज द न्यूमेरिकल वैल्यू, वहीं पे u इज द यूनिट ऑफ दैट ऑफ प्री डिफाइंड स्टैंडर्ड। प्रीडिफाइंड स्टैंडर्ड जो है उसकी यूनिट है। अब ये यूनिट हमारे पास डिफरेंट हो सकती है, जैसा कि अभी हमने देखा
कि वी आर मेजरिंग इट इन केजी और आई शुड राइट इट एज केजी। ये हमारे पास एक स्टैंडर्ड है। वहीं पे हम उसी वेट को दूसरे स्टैंडर्ड में भी मेजर कर सकते हैं, दैट इज इन ग्राम्स। बट अगर मैंने 1 kg ऑफ शुगर ले लिया है तो द क्वांटिटी विल रिमेन सेम। तो अगर मेरे पास एक न्यूमेरिकल वैल्यू है और एक यूनिट है, वहीं पे मैं उसी को दूसरे चलते हैं यूनिट में, सेकेंड यूनिट में अगर मैं मेजर करना चाह रहा हूं तो आई विल हैव अ डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यू। बट दोनों ही यूनिट्स में जो क्वांटिटी है वो कांस्टेंट रहेगी। द क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी विल रिमेन कांस्टेंट। वो चाहे मैं किसी भी यूनिट में मेजर करूं, द क्वांटिटी इज गोइंग टू बी सेम। देयर इज ओनली गोइंग टू बी चेंज इन न्यूमेरिकल वैल्यू। जैसा कि अभी देखिए, अभी हमने जो एग्जांपल लिया था उसमें बात कर लेते हैं कि एक साइड तो था हमारे पास केजी, दूसरे साइड हमको न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड आउट करना है, और दूसरा जो स्टैंडर्ड हम लोग ले रहे हैं ग्राम्स। तो अब यहां से अगर मैं N2 निकालना चाहूं, N2 इज गोइंग टू बी 1 kg अपॉन ग्राम्स। तो अब मुझे यहाँ जो सिस्टम्स जो हमारे पास हैं, स्टैंडर्ड्स जो हैं, उसका कन्वर्जन फैक्टर मुझे चाहिए। जो हम केजी और ग्राम्स की बात कर रहे हैं तो उसका कन्वर्जन फैक्टर चाहिए। तो कन्वर्जन फैक्टर क्या है? 1 kg इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम्स। तो अभी आपने देखा कि जो मुझे न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए, तो मेरे पास 1 kg इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम्स। तो N2 मुझे चाहिए था, तो N2 मुझे न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए, तो N2 फाइंड आउट करने के लिए मैं 1 kg जो है, kg को मैं रिप्लेस कर रहा हूँ 1000 ग्राम से। I can replace kg from 1000 grams. So 1 into 1000 grams divided by grams. So you can see that grams will cancel out and the numerical value will comes out to be 1000 grams. So this is required for conversion of the quantities. हमारे पास अगर मेरे पास न्यूमेरिकल वैल्यू है, सर्टेन न्यूमेरिकल वैल्यू इन यूनिट 1 और मुझे न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए इन यूनिट 2, तो मैं क्या करूंगा? आई विल इक्वेट देम, आई विल गेट द कन्वर्जन फैक्टर ऑफ बोथ द यूनिट्स और उसको रिप्लेस करके आई कैन फाइंड आउट द न्यूमेरिकल वैल्यू फॉर द सेकेंड क्वांटिटी, या फिर जो हमारे पास सेकेंड यूनिट में हमको न्यूमेरिकल वैल्यूज मिलने वाली है। सो दिस इज द बेसिक प्रोसीजर ऑफ मेजरमेंट। तो अब जो हम लोग बात करने जा रहे हैं वो बेसिकली हम लोग इसकी बात करने वाले हैं, दैट इज यूनिट्स ऑफ प्री डिफाइंड स्टैंडर्ड्स की। तो आइए इसको अब देखते हैं हम लोग। हमारे पास बेसिकली 2 टाइप की यूनिट्स हैं, या फिर मैं बोलूं 2 टाइप्स के प्री डिफाइंड स्टैंडर्ड हैं। आप यूनिट्स बोलिए या फिर प्री डिफाइंड स्टैंडर्ड बोलिए, बोथ आर सिमिलर टर्म्स, क्योंकि जो भी सिस्टम है वो हम लोग पहले उसको डिफाइन करते हैं, देन वी आर गोइंग टू स्टैंडर्डाइज इट, और स्टैंडर्डाइज होने के बाद ही हम लोग उसको यूज कर रहे हैं। तो अभी हम लोग अगर यूनिट्स की बात करें तो यूनिट्स आर बेसिकली 2 टाइप्स, फंडामेंटल यूनिट्स and the other is derived units. फंडामेंटल यूनिट्स जो है हमारे पास, बेसिकली हम लोग जो बात करें, दीज आर बेसिक यूनिट्स, दीज आर बेसिक यूनिट्स जिनकी हेल्प से हम लोग डिफरेंट क्वांटिटीज जो है हमारे पास उनकी यूनिट्स को डिराइव करते हैं। दीज आर बेसिकली 7 फंडामेंटल यूनिट्स। देयर आर बेसिकली 7 फंडामेंटल यूनिट्स जो कि हम लोग यूज करते हैं। 7 फंडामेंटल यूनिट्स में हमारे पास है लेंथ, मास, टाइम
temperature, current, quantity, of substance, और जो लास्ट है दैट इज ल्यूमिनस इंटेंसिटी। तो देखिए ये हमारे पास जो है वो 7 फंडामेंटल यूनिट्स हैं जिनकी हेल्प से हम ऑल अदर जो भी क्वांटिटीज हैं हमारे पास उनको डिराइव कर सकते हैं। तो लेंथ के लिए जैसा कि हम लोग एसआई स्टैंडर्ड ऑफ यूनिट्स की ये बात करेंगे और हमारे पास जो अदर यूनिट्स हैं हम उनकी बात नहीं करेंगे। इफ वी विल टेक अ क्विक रिकैप ऑन द डिफरेंट टाइप ऑफ सिस्टम्स ऑफ यूनिट इस डिस्कशन होने के बाद। तो पहले हम लोग एसआई यूनिट्स की ही बात करेंगे। तो लेंथ इज बेसिकली मीटर, वी मेजर इट इन मीटर, मास इज गोइंग टू बी मेजर्ड इन केजी, टाइम इज गोइंग टू बी measured in seconds, temperature degree Kelvin, we are going to measure current in amperes, quantity of substance is measured in mole, और luminous intensity is basically measured in candela। तो ये हमारे पास SI सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं जिनको हम लोग यूज करते हैं और जिनकी हेल्प से जो ऑल अदर यूनिट्स हैं जो अदर फिजिकल क्वांटिटीज के लिए हैं उनको हम लोग डिराइव करते हैं। तो दोज यूनिट्स आर कॉल्ड एज डिराइव्ड यूनिट्स। तो दीज यूनिट्स आर बेसिकली डिराइव्ड यूजिंग फंडामेंटल यूनिट्स। तो फंडामेंटल यूनिट्स को यूज करके हम लोग डिराइव यूनिट्स को डिराइव करते हैं। जैसा कि एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, दैट इज फोर्स। अब फोर्स को हम देख सकते हैं दैट इज मास इनटू एक्सेलरेशन। मास इज गोइंग टू बी मेजर्ड इन केजी और एक्सेलरेशन इज गोइंग टू बी मेजर्ड इन मीटर पर सेकेंड square. So this is the unit can be written as kg meter per second square और इसी को हम लोग जानते हैं that is called as न्यूटन। तो बेसिकली न्यूटन की मैं जो बात कर रहा हूँ that is the SI unit of force is a derived unit or that can be written as kg meter per second square। तो कोई भी derived unit है that will be derived by the help of these 7 fundamental units। तो ये 7 fundamental units हैं, basic units हैं, जिनकी help से हम लोग जो भी other units को derive कर रहे हैं those are called as derived units। तो ये तो रहा हमारे पास units का एक हमारे पास different type of units। अभी हम लोग एक रिव्यू देख लेते हैं, हमारे पास डिफरेंट सिस्टम्स ऑफ यूनिट कौन कौन से हैं तो वो भी देख लेते हैं। वी विल हैव डिफरेंट टाइप ऑफ यूनिट्स। एक जो हमारे पास सिस्टम है दैट इज एमकेएस और एसआई सिस्टम जिसको हम लोग बोल रहे हैं। एमकेएस स्टैंड्स फॉर मीटर, किलोग्राम एंड सेकेंड। जो हमारे पास दूसरा सिस्टम है दैट इज सीजीएस, सेंटीमीटर, ग्राम और सेकेंड। वहीं पे जो हमारे पास तीसरा सिस्टम है एफपीएस, फुट, पाउंड्स और सेकेंड्स। तो बेसिकली हमारे पास n नंबर ऑफ सिस्टम्स हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ यूनिट्स वी आर यूजिंग। ये जो है हमारे पास दिस इज द एसआई सिस्टम। जो बेसिकली होता क्या था कि दीज टू यूनिट्स वर यूज्ड इन यूरोपियन कंट्रीज और अदर कंट्रीज एमकेएस यूनिट्स यूज करती थी। जो भी रिसर्च वर्क पब्लिश हो रहा है यूरोपियन कंट्रीज में दोज आर पब्लिश्ड इन सीजीएस और एफपीएस
सिस्टम्स। तो अब जब वो रिसर्च किसी अदर कंट्रीज में जाती थी तो बेसिकली न्यूमेरिकल वैल्यूज को पहले एमकेएस में कन्वर्ट करना पड़ता था, देन ओनली दे कैन गिव देयर कंक्लूजन्स ऑन दोज रिसर्च। तो दैट क्रिएट्स द प्रॉब्लम ऑफ कन्वर्जन। तो उनको कन्वर्जन फैक्टर चाहिए था और उसके बेसिस पे वो कन्वर्ट करेंगे, देन ओनली दे कैन say that the particular research is valid or invalid। तो लेटर ऑन हमने क्या किया कि हमने MKS जो ISO है उसने MKS को ही स्टैंडर्डाइज कर दिया कि ऑल द रिसर्चर्स विल पब्लिश देयर रिसर्च इन MKS सिस्टम और SI सिस्टम। तो जब हमारे पास एक पर्टिकुलर सिस्टम स्टैंडर्डाइज हो गया, अब सभी लोग जो हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड यूज MKS सिस्टम फॉर पब्लिकेशन ऑफ देयर रिसर्च वर्क। तो अब वहां पे हमारे पास जो भी हमको कन्वर्जन फैक्टर की नीड थी वो नहीं रहेगी। सो दैट्स व्हाई वी नीड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ द यूनिट्स। तो हमने ये जो है 7 फंडामेंटल यूनिट्स को स्टैंडर्डाइज कर दिया है और उसी को हम लोग बोल रहे हैं बेसिकली SI सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो अब हमने यूनिट्स देख लिया, यूनिट सिस्टम्स देख लिया। तो आइए जो हम लोग बात करते हैं आज का जो लास्ट टॉपिक है दैट इज डायमेंशन। तो डायमेंशन की हम लोग थोड़ी बात कर लेते हैं। तो बेसिकली डायमेंशन जो है वो हम लोग जो डिफाइन करते हैं दैट इज बेस्ड ऑन द फंडामेंटल यूनिट। और जो भी हमारे पास गिवन है क्वांटिटी, जो भी फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास गिवन है उसमें कौन कौन सी हमारे पास फंडामेंटल यूनिट्स कौन कौन सी रिक्वायर्ड है उसको डिराइव करने के लिए दैट विल टेल अस द डायमेंशंस। तो बेसिकली डायमेंशंस जो है हमारे पास दैट विल टेल अस, इट टेल्स अबाउट the nature of physical quantity। सेकेंडली ये सबसे पहले बात नेचर बता देगी कि which fundamental units are required for deriving that units। सेकेंडली डायमेंशंस जो हमारे पास वो ऑब्टेन कैसे होंगे, these are obtained by writing या फिर by expressing the derived unit in terms of fundamental यूनिट्स। तो हम जो हमारे पास डिराइव्ड यूनिट थी उसको फंडामेंटल यूनिट्स के टर्म्स में लिख देंगे तो हमको जो हमारे पास डायमेंशंस हैं वो निकालने में इजी होगा। थर्डली जो हमारे थर्ड पॉइंट जो क्या है डायमेंशंस और ऑलवेज रिटन इन स्क्वायर ब्रैकेट्स। तो आइए कुछ डायमेंशंस हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग लेंथ की बात कर लेते हैं। लेंथ, इसका डायमेंशन लिखने के लिए हम लोग किसी क्वांटिटी में होगा तो फिर स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे और लेंथ के लिए हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे एल से। वहीं पे हमारे पास मास की बात करूं, मास इज अगेन रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एम। देन टाइम, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग टी यूज करते हैं। करंट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं एम्पियर्स। टेम्परेचर को यूज करने के लिए हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं थीटा। तो सिमिलर वे वी डिफाइन ऑल द फंडामेंटल क्वांटिटीज। अब देख लेते हैं एग्जांपल, जैसा कि अभी हमने एक डिस्कस किया था फोर्स। तो फोर्स इज बेसिकली kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
तो अभी मैं इसको लिख सकता हूँ kg मीटर सेकेंड टू द पावर ऑफ -2। अब kg की पावर 1, मीटर की पावर 1, सेकेंड की पावर ऑफ -2। तो kg स्टैंड्स फॉर, ये क्या है हमारे पास, मास की फंडामेंटल क्वांटिटी है, तो दैट विल बिकम m टू द पावर ऑफ 1। सेम पावर इज गोइंग टू बी रिटन ओवर देयर। वहीं पे मीटर इज द यूनिट ऑफ लेंथ, l टू द पावर ऑफ 1, टाइम सेकंड है, तो दैट इज गोइंग टू बी t टू द पावर ऑफ -2। दैट इज गोइंग टू गिव मी द डायमेंशन ऑफ दैट पर्टिकुलर क्वांटिटी। तो अभी हमारे पास जो आ गया है m l t टू द पावर ऑफ -2, इट कैन बी रिटन एज, इसको इसी को हम लिख सकते हैं m l t टू द पावर ऑफ -2। तो ये जो हम लोग लिख रहे हैं दैट इज गोइंग टू बी द डायमेंशन ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी कॉल्ड एज फोर्स। सिमिलरली हमारे पास डिफरेंट क्वांटिटीज हो सकती हैं। आइए कुछ क्वांटिटीज का डायमेंशंस मैं आप लोग को निकालना सिखा देता हूँ, और कुछ क्वांटिटीज आपके लिए प्रॉब्लम सेट होगा, यू हैव टू फाइंड इट आउट एंड वी विल डिस्कस इट इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। तो कुछ क्वांटिटीज जैसे अभी देखिए हमने फोर्स निकाला, वी विल टॉक ऑफ प्रेशर। प्रेशर इज बेसिकली थ्रस्ट, या फिर इसी को हम लोग बोल सकते हैं फोर्स अपॉन एरिया। एरिया इज बेसिकली जो हमारे पास यूनिट होगी दैट इज गोइंग टू बी इन मीटर स्क्वायर। तो मीटर टू द पावर ऑफ 2, तो द डायमेंशन ऑफ एरिया विल बिकम l स्क्वायर, लेंथ स्क्वायर। तो फोर्स का ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, फोर्स इज ml t टू द पावर ऑफ -2 डिवाइडेड बाई l स्क्वायर। तो दैट विल बिकम, जो हमारे पास डायमेंशन आ जाएगा m l टू द पावर ऑफ -1 t टू द पावर ऑफ -2। सिमिलरली जो हम लोग तीसरी क्वांटिटी डिफाइन कर लेते हैं, वर्क इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो बेसिकली डिस्प्लेसमेंट इज गोइंग टू बी इन मीटर, फोर्स हम लोग निकाल चुके हैं kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दैट विल बिकम kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, दैट विल बिकम kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। या फिर मेरे पास डायमेंशन क्या आता है, m l t -2 into l, and that will become m l square t -2. So similarly we can find out the dimensions of different quantities. तो अभी यहाँ पे हमने तीन क्वांटिटीज दैट इज फोर्स, प्रेशर और वर्क की बात की, इनके डायमेंशंस हमने निकाले हैं। इन आवर नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू टेक अप further quantities and take out their dimensions depending upon their derived units, और उसके बाद हम लोग बेसिकली इस डायमेंशंस के एप्लीकेशन की बात करेंगे। वी आर गोइंग टू टॉक ऑफ होमोजेनिटी प्रिंसिपल, और इन जो हम डायमेंशंस निकाल रहे हैं उनकी जरूरत क्यों है इसका डिस्कशन करेंगे, और अगर टाइम रहा तो फिर एरर एनालिसिस की भी हम लोग बात करेंगे। तो इसलिए स्टे ट्यून्ड, और फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। और आप लोग प्रैक्टिस करिए, लर्न करिए, और अगर कोई भी क्वेरी है यू कैन पोस्ट इट इन द कमेंट बॉक्स, या फिर यू कैन पुट अप अ पर्सनल मैसेज टू मी। थैंक यू।